अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबराज चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में बहुत सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है। ये आपको बताती है कि गैस क्यों ऐसा बिहेव करती है, जिसमें वो प्रेशर अप्लाई कर रही होती है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होती है, और टेम्परेचर इंप्रूव करने से, बढ़ाने से उसकी मूवमेंट या इंटेंसिटी ऑफ मोशन पे क्या असर होता है। गैस इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि गैस के अंदर पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, दीवारों से टकरा रहे होते हैं, आपस में टकरा रहे होते हैं। गैस का वॉल्यूम, असल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। ऑल्दो ये 2 पॉइंट आइडियल गैस के लिए अप्लाई होते हैं, मगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कौन कौन से पास्टुलेट किधर अप्लाई होते हैं, उनका मतलब क्या है, क्या जो पास्टुलेट हम अप्लाई कर रहे हैं वो रियल गैस के लिए या आइडियल गैस के लिए। और इस थ्योरी के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आरजे क्लोजियस ने काइनेटिक गैस इक्वेशन की जो कंट्रीब्यूशन दी थी वो क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बात आप याद रखिएगा, इसमें हम लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, और इसके अलावा हम इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, CRMS। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। ये ऐसे फैक्टर्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गैस का मुकम्मल बिहेवियर, एक उसकी मुकम्मल पिक्चर बता सकते हैं। तो अगर आप गैस के बारे में जानना चाहते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, या गैस जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है वो किस तरह मूव करेंगे, किस तरह प्रेशर लगाएंगे, तो अब हम इन सारी चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं अपनी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की तरफ। स्टूडेंट्स, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्चुअली गैस का बिहेवियर डिस्क्राइब करती है। इसके अंदर हम ये समझते हैं कि गैस आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। गैस की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे कि वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर वगैरह को हम इस थ्योरी के अंदर डिस्कस करते हैं। गैस की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर या प्रेशर, उसकी कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से लिंक होती है। यानी कि एक मॉलिक्यूल्स जो है, जब वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगा और टकरा के फोर्स लगाएगा, तो वो एक्चुअली प्रेशर प्रोड्यूस करेगा ऑन दैट वॉल ऑफ कंटेनर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने गैस की नेचर, बिहेवियर और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में बहुत मदद की। हम चलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जिन साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया उनकी तरफ। सबसे पहले बर्नौली ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी 1738 में। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है आरजे क्लोजियस की भी है। उन्होंने क्या किया, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से इक्वेशन ड्राइव की, जिसको हम काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं, जो हम आफ्टर पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिस्कस करेंगे। जो गैस लॉज हैं, यानी कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और इसके अलावा ग्राहम्स लॉ, इनको हम ड्राइव करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। ये डिड्यूस किए थे आरजे क्लोजियस ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में मैक्सवेल की भी कंट्रीब्यूशन है। मैक्सवेल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। असल में जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि यूं समझ लें कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो जो मिलियन एंड बिलियंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी सारों की एक नहीं है। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी एक नहीं है तो उनकी वेलोसिटीज भी डिफरेंट होंगी। कुछ स्पीड, ज़्यादा स्पीड से जा रहे होंगे, कुछ कम स्पीड से जा रहे होंगे। इसका मतलब वेलोसिटी की एक वैल्यू आप सारे मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपको यूं समझना है कि जिस तरह एक क्लास होती है, उस क्लास में सारे बच्चे एक जितने नंबर नहीं लेते। कुछ बच्चे उसमें से ज्यादा नंबर लेते हैं। से 90% से ज्यादा मार्क्स लेने वालों का एक ग्रुप होता है, 80% मार्क्स लेने वालों का एक ग्रुप होता है, और इसके अलावा 70% मार्क्स लेने वालों का दूसरा ग्रुप होता है। ये डिफरेंट ग्रुप्स असल में पूरी क्लास को शो कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर भी वेलोसिटीज डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की। हम इसको कहते हैं कि असल में ये जो वेलोसिटीज हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं पूरे कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स के साथ। उन्होंने ना लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया था। उनके मुताबिक मॉलिक्यूल्स के स्पेशल ग्रुप हैं और हर ग्रुप की एक डेफिनेट वेलोसिटी रेंज है। अगर फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल का ग्रुप 200,000
किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी ग्रुप भी इसी स्पीड या इसी रेंज में आ रहा हो। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को बोल्ट्जमैन ने डिस्कस किया था। उन्होंने बताया था कि एनर्जी किस तरह मॉलिक्यूल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। जो वैंडर वाल हैं उनकी कंट्रीब्यूशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जब सारे पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं तो हमें अंदाजा होता है ये तो आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल हैं। इसमें से कुछ पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जो आइडियल गैस पे ही एप्लीकेबल हो सकते हैं, रियल गैस पे एप्लीकेबल नहीं हो सकते। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे पास, देन वी नीड टू मॉडिफाई इक्वेशंस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और उसका एक आधा पोस्टुलेट जो हमारी रियल गैस पे पूरा उतरता नहीं है। वैंडर वाल ने असल में किया ये था कि उन्होंने आइडियल गैस इक्वेशन जो कि जनरल गैस इक्वेशन भी कहलाती है उसको रियल गैसेस के लिए मॉडिफाई किया था। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन पॉइंट होगा कि आखिर वो मॉडिफिकेशन हुई किस तरह थी। लेकिन आपकी आइडियल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन में बहुत फर्क है और ये सारी की सारी कंट्रीब्यूशन का सेहरा वैंडर वाल को जाता है। हम चलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स की तरफ। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है कि गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपके सामने एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ पार्टिकल्स घूम रहे हैं। ये पार्टिकल्स असल में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी कलेक्शन गैस कहलाती है। ये पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं और ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं बहुत ज़्यादा है। अभी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन स्पेस के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं, डायटोमिक भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन आपने गैस कौन सी इस कंटेनर के अंदर क्लोज की हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप हीलियम गैस को लेंगे तो वो मोनोटॉमिक गैस है। इसका मतलब ये है कि हीलियम गैस एक एटम से मिलकर बनी है। अगर आप गैस लेते हैं हाइड्रोजन तो इट वुड बी अ डायटोमिक गैस। ये डायटोमिक गैस इसलिए है क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इट शुड बी डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल्स of diatomic hydrogen is actually a consist of the number of molecule makes gas. Postulate number 2, haphazard motion, random motion, unplanned motion, irregular motion. ये जो गैस मॉलिक्यूल है अगर आप इनको गौर से देखें तो आपको क्या लग रहा है? क्या ये एक ऑर्डर में एक खास फैशन में मूव कर रहे हैं? नहीं, जिसका जिधर दिल कर रहा है उधर मूव कर रहा है। ऐसी मोशन जो खास डायरेक्शन या प्लान के तहत ना हो उसे कहते हैं रैंडम मोशन। गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। कोई इधर कोलाइड कर रहा होता है, कोई उधर कोलाइड कर रहा होता है। उन कोलिजन्स की वजह से कोई नॉर्थ निकल जाता है, कोई साउथ चला जाता है, कोई वेस्ट चला जाता है, कोई ईस्ट चला जाता है। सो टेक्निकली इनकी मूवमेंट किसी खास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं है, हर तरफ है, रैंडम मूवमेंट है। कोई किधर मूव कर रहा है, कोई किधर मूव कर रहा है। इसी वजह से समटाइम वो एक दूसरे के रास्ते में भी आ जाते हैं। जब वो एक दूसरे के रास्ते में आएंगे तो वो एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे। जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो अपनी डायरेक्शंस भी चेंज करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि गैस के कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो वो जाता जाएगा। अगर वो किसी से कोलाइड कर गया तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ये सिर्फ मॉलिक्यूल से नहीं कोलाइड करते। मसलन हीलियम के एटम्स जो है मोनो एटॉमिक गैस, ये सिर्फ हीलियम के मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल से कोलाइड नहीं कर रहे होते आपस में। मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराते हैं। होता यूं है कि एक मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करता हुआ वॉल ऑफ कंटेनर के सामने आ जाता है और उससे जाके टकरा जाता है। इस दौरान होता यूं है कि वो मॉलिक्यूल जो है वो फोर्स लगाता है वॉल ऑफ कंटेनर के एक सर्टेन एरिया पे, जिसको हम प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मॉलिक्यूल गया, वॉल ऑफ कंटेनर से टकराया और उस पॉइंट पे उसने फोर्स लगाई। ये असल में हमें प्रेशर की सूरत में इसका रिजल्ट सामने आएगा। थर्ड पॉइंट, असल में जो प्रेशर हम मेजर कर रहे होते हैं किसी गैस का प्रेशर गेज से, वो इन नंबर ऑफ कोलिजन से का रिजल्ट होता है जो मॉलिक्यूल्स लगा रहे होते हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। फॉर एग्जांपल एक वॉल ऑफ कंटेनर पे एक तरफ 100 लगा रहे हैं, दूसरी तरफ 100 लगा रहे हैं, लेफ्ट पे 100 लगा रहे हैं, राइट पे 100 लगा रहे हैं। जब इतनी वॉल ऑफ कंटेनर्स पे हर तरफ से मॉलिक्यूल्स टकरा रहे होंगे तो वो मॉलिक्यूल जो हैं वो उस सरफेस एरिया के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे।
वो कलेक्टिवली प्रेशर कहलाती है। सो प्रेशर इज नथिंग बट द कोलिजन्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड दैट कोलिजन्स आर एक्चुअली डन बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। जितनी ज़्यादा गैस एनर्जेटिक होगी वो उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा करेगी वॉल के साथ और उतनी फोर्सफुल कोलिजन करेगी जिससे प्रेशर बढ़ जाएगा। यही वजह है कि अगर गैस हायर टेम्परेचर पे हो तो वो प्रेशर ज़्यादा लगाती है और कम टेम्परेचर पे हो तो वो कम प्रेशर लगा रही होती है। याद रखिएगा जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो उनकी जो कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। ऐसा नहीं है कि उनका मोमेंटम चेंज हो जाता है, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराती है तो नेट रिजल्ट यूँ आता है कि हो सकता है वो दोनों गाड़ियाँ आगे की तरफ निकल जाएं, ठीक है, एक दूसरे का नुकसान कर दें, मैस डैमेज हो जाए, वेलोसिटी चेंज हो जाए। इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता, उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। कोलिजन्स अमंग द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। फोर्थ पोस्टुलेट, एम्प्टी स्पेसेस। गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। मसलन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से अपने साइज के 300 गुना दूर होता है। ये बहुत ज़्यादा फासला है। दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस इतनी ज़्यादा हैं कि उनका मैस और उनका शेप और उनका साइज मैटर ही नहीं करता। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं दे आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। उनमें बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। यही वजह है कि जब गैस पे प्रेशर लगाया जाता है तो वो कंप्रेस हो जाती है। आपने ये भी बात याद रखनी है कि एम्प्टी स्पेसेस की वजह ये समझी जाती थी या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये डिस्क्राइब की जाती है कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो बात यूं है एक दूसरे के करीब कर लेंगे और जब वो एक दूसरे को एक दूसरे के करीब करेंगे तो उससे उनकी मूवमेंट भी कम होगी और वो एक दूसरे से इतना दूर नहीं जा पाएंगे। तो एम्प्टी स्पेसेस गैसेस में इसलिए होती हैं कि वो एक दूसरे को एक दूसरे से अडीयर नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते, वो एक दूसरे से दूर रहते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, दिस इज द पोस्टुलेट नंबर 5। गैस के मॉलिक्यूल में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती तो वो लिक्विड या सॉलिड की तरह इकट्ठे रहते, लेकिन यहाँ तो हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक गैस मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं एग्जिस्ट करती। याद रखिएगा आइडियल गैसेस के लिए तो ये बात ओके है, रियल गैस के लिए ये पॉसिबल नहीं है। रियल गैस एट सर्टेन कंडीशन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेती हैं। इवन हीलियम जो कि आइडियल गैसेस के करीब तर बिहेवियर शो करती हैं, वो भी एक सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका मतलब देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट विच वी वर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि नहीं होनी चाहिए। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वाई उनके पार्टिकल एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह जुड़े होते हैं, उनमें फासला ही नहीं होता। लिक्विड के अंदर एज कंपेयर टू सॉलिड कम होती है। गैस में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is only valid for ideal gas. This postulate is not valid for real gases. क्यों? ये हम वैन डेर वाल्स करेक्शन में पढ़ेंगे कि अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो उससे उनके प्रेशर पे क्या इफेक्ट आता है। पोस्टुलेट नंबर 6, अच्छा याद रखिएगा ये पोस्टुलेट नंबर 6 भी हम आइडियल गैस पे अप्लाई करते हैं, यानी कि पोस्टुलेट नंबर 5 और पोस्टुलेट नंबर 6 ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये ऐसे पोस्टुलेट हैं जो आइडियल गैस के बिहेवियर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये अगर आप रियल गैसेस पे अप्लाई करेंगे पोस्टुलेट तो शायद ये रियल गैसेस पे अप्लाई ना हो पाए। तो ये दो वो पोस्टुलेट है जिनकी वजह से आप आइडियल और रियल गैस में डिफरेंस कर पाते हैं कि अच्छा ये पोस्टुलेट अगर आप कोई गैस अपने ऊपर अप्लाई कर पा रही है तो इट इज़ आइडियल गैस, अगर ये किसी गैस पे अप्लाई नहीं हो पा रहे तो डेट इज़ रियल गैस। अगर ये एक कंटेनर में सपोज करूं और इस कंटेनर का वॉल्यूम है 1 dm³ और इसमें ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स घूम फिर रहे हैं, दे आर मूविंग रैंडमली। ओके, मैं क्या करता हूं इन मॉलिक्यूल्स को किसी तरह इकट्ठे कर लेता हूं और इकट्ठे करके इस कंटेनर के कोने में रख देता हूं।
अब इस कंटेनर के मुकाबले में जो एरिया या वॉल्यूम इन मॉलिक्यूल्स ने कवर किया है वो आपको दिखने में नजर आ रहा होगा, ये 0.000001 है। अब 1 डीएम क्यूब में से अगर मैं 0.00001 को निकाल दूं या इसको 1 डीएम क्यूब से कंपेयर करूं तो ये नेग्लिजिबल वैल्यू आ रही है। तो जो एक्चुअल गैस का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम नहीं जो उसने फैल के स्प्रेड होके अपने दरमियान एम्प्टी स्पेसेस मेंटेन करके कवर किया हुआ है, बल्कि वो वॉल्यूम जब हम गैस मॉलिक्यूल को एक दूसरे के करीब करके एक सर्टेन वॉल्यूम मेजर करें, मैं उस एक्चुअल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, वो एक्चुअल वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये ऐसे ही है जिस तरह मैं परफ्यूम को एक कमरे के कोने में हल्का सा स्प्रे कर दूं, अब वो परफ्यूम की कितनी क्वांटिटी बाहर आई होगी, 0.001 मिलीलीटर, बल्कि इससे भी कम आई होगी, 1 या 2 या 3 ड्रॉप्स आए होंगे। अब 1 या 2 या 3 ड्रॉप्स में कितने को मॉलिक्यूल होंगे? वो क्या मॉलिक्यूल्स करते क्या हैं कि वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं और पूरे कमरे में वो गैस स्प्रेड हो जाती है। अब इतनी सी छोटी सी वॉल्यूम जो परफ्यूम से निकली वो पूरे कमरे में स्प्रेड होगी, उसने पूरे कमरे का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। अगर आप पूरे कमरे का वॉल्यूम उस छोटी सी अमाउंट के मुकाबले में कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा ये तो नेग्लिजिबल वैल्यू है। ये ऐसे ही है जिस तरह हमारे बैंक अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपया पड़ा हो, हम उसमें 0.1 रुपीज ऐड कर दें तो उससे 1 करोड़ को क्या फर्क पड़ता है? ये तो कंपैरिजन ही नहीं है आपस में। सो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी स्मॉल। आप उसे जो कंटेनर का वॉल्यूम है जिसमें गैस स्प्रेड हुई होती है, फैली हुई होती है, जो उसने ऑक्यूपाई किया होता है कंटेनर का वॉल्यूम, उससे कंपेयर भी नहीं कर पाते। क्यों? इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। सो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल टू द वॉल्यूम दैट गैस हैज ऑक्यूपाइड इन कंटेनर और द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। 7th पॉइंट, ग्रेविटी गैस पे इफेक्ट नहीं करती या ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल होता है, वो उनकी आपस की कोलिजन्स को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। मसलन गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। ग्रेविटी का इनकी कोलिजन्स पे, इनकी रैंडम मोशन पे या इनका जो कंटेनर पे प्रेशर लगाने की इनकी एबिलिटी है उस पे कोई ख़ास असर नहीं होता। यानी कि ग्रेविटी अगर होती तो वो सारे मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ चैनलाइज कर लेती, खींच लेती, लेकिन ये तो रैंडम मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी को किसी खातिर में नहीं लाते। असल में गैस मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल के तौर पे अगर गैस मॉलिक्यूल्स को देखा जाए तो उनका तो मैस ही बहुत कम होता है, तो इतने कम मैस पे ग्रेविटी का एज सच वो असर नहीं होता जो एक बड़ी आयरन बॉल पे हो सकता है या किसी बड़ी मैस की स्पीशीज पे हो सकता है। समहाउ ग्रेविटी जो इनकी मोशन है उस पर असर नहीं कर सकती और इनकी रैंडम मोशन जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है, इनकी कोलिजन्स आपस में ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं और मोशन इम्पार्टेड बाय ग्रेविटी जो है वो हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं बिकॉज उसका कोई असर नज़र नहीं आता हमें। पोस्टुलेट नंबर 8, एक गैस है हमारे पास है वो 80 डिग्री पे और एक गैस है हमारे पास है 10 डिग्री पे। यकीनन 80 डिग्री गैस का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा मोबिलिटी रखते हैं, ज़्यादा फोर्सफुली प्रेशर लगा सकते हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, वो ज़्यादा कोलाइड कर रहे होंगे, उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनकी मूवमेंट तो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जब टेम्परेचर बढ़ जाए। टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देता है। यहाँ टेम्परेचर से मुराद मेरी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी कि केल्विन स्केल। अगर आप केल्विन स्केल पे टेम्परेचर 273 से ले जाते हैं 373 तक, यानी कि 100 पॉइंट्स बढ़ा देते हैं, तो होगा यूं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली उनकी मूवमेंट मोबिलिटी इंप्रूव कर जाएगी, उनकी कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगी, आपस में कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगी, वॉल ऑफ कंटेनर से कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगी। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बढ़ती जाएगी। ये 8 पोस्टुलेट्स हैं।
इनमें से दो पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जो हम रियल गैसेस पे अप्लाई करने से पहले सोचते हैं, वो रियल गैसेस पे अप्लाई नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो हमारे रिजल्ट हैं आइडियल गैस के लिए वो रियल गैसेस से डिफरेंट आते हैं। हम उस चीज़ को वैन डेर वाल में डिस्कस करेंगे। इस टाइम हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो 8 पोस्टुलेट्स हैं दे आर एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन में ये 8 पोस्टुलेट आते हैं, आपने ये 8 के 8 पोस्टुलेट लिखने होते हैं। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इस सेकंड पार्ट के अंदर हम आरजे क्लॉजियस की कंट्रीब्यूशन और काइनेटिक गैस इक्वेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें हम आरजे क्लॉजियस की कंट्रीब्यूशन और इसके अलावा जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप समझें कि ये एक कॉर्नर है कंटेनर का और ये एक गैस मॉलिक्यूल है जो इसकी तरफ चला आ रहा है। अब ये गैस मॉलिक्यूल करता क्या है कि इस सरफेस से जाके कोलाइड करता है। कोलाइड करने से इस जगह पे वो फोर्स लगाता है। अब वो जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहा है वो कहलाएगा प्रेशर। अब आप कहेंगे सर एक कंटेनर के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस प्रेशर लगा रहे होते हैं और गैस 1, 2 या 3 या 4 मॉलिक्यूल्स के प्रेशर से आउटपुट नहीं जनरेट करती। असल में होता यूं है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स कोलेक्टिवली फोर्स लगा रहे होते हैं ऑन द ऑल द सरफेस ऑफ कंटेनर वो कहलाता है प्रेशर। तो अगर मैं ये कहूँ कि टोटल फोर्स जो तमाम मॉलिक्यूल कोलेक्टिवली लगा रहे हैं वॉल ऑफ कंटेनर पे ओवर द टोटल सरफेस एरिया, तो ये टोटल प्रेशर बनेगा जो ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल ऑन द ऑल सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर लग रहा है। अब अगर हम यूं समझ लें कि प्रेशर जो है वो फोर्स है ऑन द टोटल एरिया ऑफ कंटेनर, तो आरजे क्लॉजियस ने जो हमें काइनेटिक गैस इक्वेशन डिड्यूस करके दी वो क्या थी? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। जो उनकी एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ गैस था वो थी P मल्टीप्लाई बाय V इज इक्वल टू 1/3 m mass of molecule n number of molecule C बार स्क्वायर। अब पहली बात तो ये है कि C बार स्क्वायर क्या है? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, m mass ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का जो एक सिंगल मॉलिक्यूल है उसका 2 mass होता है। n की वैल्यू एवोगैड्रोस भी हो सकती है, यानी कि 6.02 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल भी हो सकती है। कब होगी? n a के इक्वल कब होगी? जब हम गैस कितनी लेंगे? 1 मोल। क्योंकि कोई भी गैस 1 मोल ली जाए तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, यानी कि 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। C बार स्क्वायर इज एक्चुअली मीन स्क्वायर वेलोसिटी। m is a mass of single molecule। मतलब हीलियम का कुछ और होगा, क्लोरीन का कुछ और होगा, हाइड्रोजन का कुछ और होगा। अब यहाँ पे हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों लिया? हम एवरेज वेलोसिटी भी तो ले सकते थे। असल में ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हर मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स का ग्रुप डिफरेंट वेलोसिटी रेंजेस रखता है। ये तमाम मॉलिक्यूल एक ही वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहे। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो इस ग्रुप के जो मॉलिक्यूल्स हैं से n1 टोटल इनकी जो क्वांटिटी है उसको n1 से शो करूं तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेलोसिटी रखते हैं c1। अब ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं नीचे वाले, अब ज़रूरी नहीं कि वो c1 ही वेलोसिटी रखें। ये वाले मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी c2 हो सकती है। गैस मॉलिक्यूल के कंटेनर के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट वेलोसिटीज़ रखते हैं, डिफरेंट वेलोसिटी रेंजेस उनमें एग्जिस्ट करती हैं। हम कहते हैं कि उसमें वेलोसिटी रेंज डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल कोई और वेलोसिटी रखता है, ये ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल कोई और वेलोसिटी रखता है। अगर इसकी c1 है, इसकी c2 है, मैं इस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल को n2 से शो कर देता हूँ। इसमें n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और इस ग्रुप को मैं शो कर देता हूँ n3 से, और इस ग्रुप के जो मॉलिक्यूल वेलोसिटी रखते हैं c3 है। इसका मतलब ये होगा कि एक कंटेनर के अंदर
जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एक वेलोसिटी की वैल्यू नहीं रखते, उनमें वेलोसिटीज डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। दूसरी बात, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जा रहे हैं, तो अपेरेंटली मुझे ऐसे ही लगेगा जिस तरह जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल साउथ जा रहे हैं उतने ही वेस्ट जा रहे हैं, उतने ही ईस्ट जा रहे हैं, उतने ही नॉर्थ जा रहे हैं। यानी कि ये नेट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगी अगर मैं डायरेक्शन इंक्लूड करूं। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 2000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये मेरे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ये इस तरफ जा रहा है 2000 किलोमीटर पर सेकंड से। अब ये दोनों मॉलिक्यूल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अगर इसके साथ प्लस का साइन आता है तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा, तो इनका ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो जीरो होगा। तो नेट जीरो वेलोसिटी होगी अगर मैं सिंपली इनको ऐड अप कर लूं। मैं क्या करता हूं, बजाय इसके कि नेट जीरो वेलोसिटी कंसीडर करूं, मैं इनकी मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेता हूं। मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, उसके लिए हमें मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज की तरफ जाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, सी बार स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। सी बार स्क्वायर ये इक्वल होगा आपके पास जो ग्रुप नंबर 1 है उसकी वेलोसिटी इसका स्क्वायर, प्लस ग्रुप 2 है उसकी वेलोसिटी इसका स्क्वायर, प्लस ग्रुप 3 है उसकी वेलोसिटी इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ग्रुप 1 जिसमें C1 वेलोसिटी थी वो, प्लस ग्रुप 2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो, प्लस ग्रुप 3 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर फॉर एग्जांपल C4 होता तो उसको ऐड कर लेते, N4 होता तो उसको ऐड कर लेते। अब ये तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे किसी गैस के अंदर, इसको मैं N से शो कर देता हूं, और ये बनेगी तमाम पॉसिबल वेलोसिटीज जो किसी गैस के ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स रख सकते हैं या उनमें मौजूद हो सकती हैं। और ये वाली जो वैल्यू है ये कहलाएगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये हमें कैसे पता लगी, हमने जब स्टडी की कि वेलोसिटीज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं ग्रुप्स के अंदर, और उनका जब एवरेज निकाला तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब स्टूडेंट्स बात याद रखिएगा कि ये जो सी बार स्क्वायर है, अगर मैं इसकी सिर्फ सी बार वैल्यू लेना चाहता हूं तो मुझे इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, तब मेरे पास जो ये स्क्वायर रूट अप्लाई करने पर रिजल्ट है वो आएगा सी बार। लेकिन मैं इसको लिखता हूं रूट, ये जो रूट है बार मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो इसे मैं लिखता हूं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी CRMS, सी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ना, ये इक्वल होती है 3RT ओवर कैपिटल M के स्क्वायर रूट के। यहां से पहली बात तो ये इक्वेशन आई कहां से, हम इसको ड्राइव करते हैं, उसके बाद इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम चलते हैं डेरिवेशन ऑफ CRMS की तरफ। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट nRT के इक्वल होता है, और काइनेटिक गैस इक्वेशन के मुताबिक प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल होता है 1/3 mNc बार स्क्वायर के। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन अप्लाई करूं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो मेरे पास n की वैल्यू हो जाएगी 1, n की वैल्यू हो जाएगी Na यानी कि एवोगैड्रोस नंबर। और याद रखिएगा जब मैस और सिंगल मॉलिक्यूल एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो मोलर मैस आएगा। तो मेरे पास ये हिस्सा है ये इक्वल हो जाएगा 1/3 कैपिटल M C बार स्क्वायर के। ये इक्वेशन बन गई ये, और इसमें n की वैल्यू 1 कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी PV = RT। अगर ये दोनों PV के इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इस हिस्से को एक दूसरे के बराबर लिखता हूं 1/3 MC बार स्क्वायर RT।
अब आप कहेंगे सर सी बार स्क्वायर को इधर ही रहने दें और 3 ऊपर ले जाएं, तो ये बन गया 3RT और कैपिटल M नीचे ले जाएं। अब चूंकि हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मैं यहां भी स्क्वायर रूट लेता हूं, यहां भी स्क्वायर रूट लेता हूं, तो मेरी ये वाली वैल्यू ये तो असल में CRMS है, तो मैं इसको लिख सकता हूं CRMS इज इक्वल टू 3RT/M। ये तो हो गई इसकी डेरिवेशन। अब हम चलते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखें बात यूं है कि जो CRMS है ना वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर मैं फॉर अ टाइम बिंग स्क्वायर रूट की वैल्यू को भूल जाऊं। जब दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो एक चीज़ को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जैसे टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। सेम इसी तरह अगर मैं टेम्परेचर ऑफ गैस बढ़ाता जाता हूं तो उनसे काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल भी बढ़ती जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल भी बढ़ती जाएगी तो आपका क्या ख्याल है कि उनकी मोबिलिटी, उनकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड, उनका भागना स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा? डेफिनेटली जिन गैस मॉलिक्यूल्स के पास टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी ज़्यादा आ गई, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। पहले अगर उनकी 2 यूनिट्स थी काइनेटिक एनर्जी, तो अब वो हो गई 4। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि वो वही स्पीड मेंटेन रखेंगी? नहीं, वो ज़्यादा स्पीड से भागना शुरू कर देंगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी जो एवरेज वेलोसिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई है। पहले जो CRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू आई थी, जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी डिस्कस की थी, उसकी जो वैल्यू आई थी वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाएगी। क्यों? पहले ग्रुप 1 फॉर एग्जांपल अगर C1 वैल्यू रखता था, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी C1 की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, इसी तरह C2 की, C3 की। तो ओवरऑल वेलोसिटीज इंप्रूव कर जाएंगी गैस मॉलिक्यूल्स की। उसकी वजह क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। यहां तक हमारे पास जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इस इक्वेशन को, अब स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि ये इक्वेशन बताना क्या चाह रही है। ये बताती है कि अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि केल्विन स्केल के अंदर अगर आप टेम्परेचर लेते हैं, अगर आप उसको इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटीज इंक्रीज कर जाएंगी। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप मॉलिक्यूल्स को स्लो डाउन करना चाहते हैं तो आप टेम्परेचर कम करते जाएं। यहां से एक बात समझें कि आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो वेलोसिटीज कम होती जाएंगी। इसका मतलब आइडियली एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिस पे वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि उस पे काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल 0 हो जाते हैं। ऐसा टेम्परेचर हमने -273.16 डिग्री या 0 केल्विन पढ़ा था। ये इंतहाई टेम्परेचर है, कोल्डेस्ट टेम्परेचर वी कैन अचीव। इसमें होता क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल 0 हो जाती है, तो उनकी मूवमेंट भी रुक जाती है, उनकी वेलोसिटीज ही खत्म हो जाती हैं, वो 0 पे आ जाते हैं, सीज कर जाते हैं। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट सीज कर जाती है अगर हम इस टेम्परेचर को अचीव कर लें। तो यहाँ से एक सेंस तो ये बन गई कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेलोसिटीज बढ़ जाएंगी, टेम्परेचर कम करेंगे वेलोसिटीज कम होती जाएंगी, और एक टाइम आएगा कि टेम्परेचर हम इतना कोल्डेस्ट कर देंगे कि वेलोसिटीज ही खत्म हो जाएंगी, सीज कर जाएंगे, मॉलिक्यूल मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे वो काइनेटिक गैस इक्वेशन की डिस्क्रिप्शन भी पूछ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इक्वेशन के बारे में भी पूछ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। वो ये भी पूछ सकता है MCQ कि अगर आपके पास 2-3 टेम्परेचर्स गिवन हो केल्विन में, फॉर एग्जांपल 200 केल्विन, 300 केल्विन, -273.16 डिग्री, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 400 केल्विन। तो इनमें से वो कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर मॉलिक्यूलर मोशंस जो हैं या वेलोसिटीज जो हैं वो मैक्सिमम होंगी? डेफिनेटली इसमें जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा उस पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्रेटर वेलोसिटीज शो करेंगे, वो ये टेम्परेचर है। अब ये वाली वैल्यू को मैंने आपको बताया था 0 केल्विन के इक्वल है।
ये नहीं कि इस पे काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल खत्म हो जाती है, तो उनकी वेलोसिटीज भी तो खत्म हो जाएंगी, वो सीज कर जाएंगे। तो अगर वो पूछे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन है जिसमें मॉलिक्यूलर मोशन आइडियली सीज कर जानी चाहिए, तो आप कहेंगे कि वो 0 केल्विन है। उसकी वजह ये है कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, जिसके मुताबिक उस टेम्परेचर पे कोई मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी नहीं रख पाता, वो सीज कर जाते हैं। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप अटेम्प्ट कर लेंगे, इसमें डेरिवेशन कर लेंगे, डेरिवेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है, और टेम्परेचर और वेलोसिटीज के लिंक्ड को, रिलेशन को समझते हुए उसके एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आपने एक बात का तो अंदाजा लगा लिया, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 2 पोस्टुलेट हैं वो आइडियल गैस पे तो 100% अप्लाई होते हैं, रियल गैस पे नहीं अप्लाई होते। 8 में से 8 पोस्टुलेट्स को जो चीज़ फॉलो करती है वो आइडियल गैस है। आर्जे-क्लॉजियस की जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1/3 मास नंबर ऑफ पार्टिकल एंड सी मीन बार स्क्वायर या सी बार स्क्वायर जो वैल्यू थी, जिसे आप लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी से कैलकुलेट करते थे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसे आप कहते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की डेरिवेशन भी मैंने बताई, और आप याद रखिएगा अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गए तो आपने सिर्फ इक्वेशन को ड्राइव नहीं करना, बल्कि ये भी एक्सप्लेन करना है कि उसके अंदर कौन सा फैक्टर क्या बता रहा है। सिर्फ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैस बिहेवियर नहीं बताती, हम इसके ज़रिए गैस लॉज को प्रूव भी कर सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।